Hey guys, welcome to my YouTube channel, Dear Pre. Subscribe to my channel and hit the bell icon to get all notifications. Do like, comment, share and save the video. हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको मैं विद आंसर्स बताऊंगी। तो सबसे पहले तो आप सिलेबस देख लो। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सिलेबस होता है इसमें 4 सेक्शंस होते हैं। फर्स्ट सेक्शन में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, सेकंड में सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है, थर्ड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं एंड फोर्थ में नॉन एक्वस सोलवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले हम सेक्शन फर्स्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विद आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस एंड दे गिव कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक आयंस। ये 4 मार्क्स का, दोनों 2 मार्क्स के पार्ट्स में पूछे गए। एंड इसके बी पार्ट में पूछा गया 2 मार्क में, कॉपर पॉजिटिव इज डायमैग्नेटिक वेयर इज कॉपर 2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक, एक्सप्लेन। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो लार्ज नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो इसके रीजंस इन्होंने यहाँ पे दे रखे हैं कि ये स्मॉल साइज के आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, हाईली चार्ज्ड आयंस की फॉर्मेशन करते हैं एंड इनके अंदर जो डी ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है, जिससे कि वो आसानी से जो भी लिगेंड होंगे लोन पेयर को डोनेट करेंगे और जो ट्रांजिशन मेटल्स होंगे उनके पास लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए डी ऑर्बिटल वैकेंट होता है। इसीलिए वो लार्ज नंबर ऑफ आयंस की कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट में, ट्रांजिशन मेटल्स कलर्ड आयंस देते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं उनके अंदर जो डी सबसेल होती है वो एम्प्टी होती है, मीन्स फुली फिल्ड नहीं होती, पार्शियली फिल्ड होती है। इसीलिए उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी के अंदर प्रमोट हो जाते हैं। तो वो जो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जाते हैं वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करने के बाद जाते हैं और उसके बाद जो लाइट को ट्रांसमिट करते हैं तो वो लाइट हमारी कलर्ड होती है, इसीलिए वो कलर्ड आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। और इसके एक्सेप्शन है जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। ये तीनों जो आयंस होते हैं ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनका जो डी सबशेल होता है वो फुली फिल्ड होता है। ठीक है, और इसके अलावा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे भी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो कलर्ड आयंस की फॉर्मेशन करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी पूछा गया है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो पैरामैग्नेटिक आयंस की फॉर्मेशन क्यों करते हैं। तो ट्रांजिशन मेटल्स पैरामैग्नेटिक आयंस की फॉर्मेशन क्यों करते हैं, क्योंकि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो वो मैग्नेटिक मोमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। मैग्नेटिक मोमेंट को निकालने के लिए इन्होंने 2 फॉर्मूले दे रखे हैं, म्यू इज इक्वल्स टू अंडर द रूट 4s इंटू एस प्लस 1, और ये इसकी यूनिट है बोर मैग्नेटोन। ठीक है, और सेकंड फॉर्मूला यहाँ पे दिया है म्यू इज इक्वल्स टू अंडर द रूट n इंटू n प्लस 2, बोर मैग्नेटोन में इसकी यूनिट होती है, जिसमें से म्यू एस क्या है स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, एस क्या है सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स। स्पिन क्वांटम नंबर कौन से होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो उसके लिए हाफ होगा, ऐसे ही 2 हो गए तो हाफ ऑफ प्लस करके 1 हो जाएगा, ऐसे 3 के लिए 3/2 हो जाता है। और जो यहाँ पे n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, याद रखना ये जो s है नंबर ऑफ सम ऑफ स्पिन क्वांटम नंबर्स एंड n यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब इसका बी सेक्शन में देखो, तो इसके बी सेक्शन में पूछा गया था कि Cu पॉजिटिव डायमैग्नेटिक होता है और Cu2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक कैसे होता है, इसको एक्सप्लेन करो। तो इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन करेंगे। जो कॉपर पॉजिटिव होगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d10। और इसके जो 4s में से जो इलेक्ट्रॉन है वो लॉस हो जाता है क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s में से उसका लॉस हो गया, जो उसका एक इलेक्ट्रॉन बच गया वो 3d के अंदर आके 3d को कंप्लीट कर देता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर अनपेयर्ड नहीं है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं, इसीलिए यहाँ पे डायमैग्नेटिक आयन की फॉर्मेशन करेगा। ऐसे ही Cu2 पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे 3d9 हो जाएगा, तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से पैरामैग्नेटिक आयन की फॉर्मेशन करेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक्सप्लेन द कैटालिटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 2 मार्क्स में पूछा गया है। डिस्क्राइब द प्रॉपर्टीज ऑफ VOCl2, 2 मार्क्स में, एंड स्ट्रक्चर ऑफ COCl2, 2 मार्क्स में।
तो सबसे पहले तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं एज ए कैटालिस्ट की तरह बिहेव करती हैं। वो क्यों करते हैं? तो सबसे पहले तो जो मैन्युफैक्चर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, उसके अंदर कॉन्टैक्ट प्रोसेस में V2O5 कैटालिस्ट की तरह यूज किया जाता है। देखो ये कैसे यूज किया जाता है, जो कैटालिस्ट होता है कैसे वर्क करता है, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से। यहाँ पे V2O5 है SO2 के साथ, यहाँ पे SO3 की फॉर्मेशन हो जाएकर V2O4 ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी चेंज होगी। अब दो V2O4 दोनों साथ में O2 के साथ मिक्स करके V2O5 फिर से बना लेते हैं। मीन्स कैटालिस्ट क्या होता है, पहले जो है कैटालिस्ट होता है जो किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करता है, और जो सेकेंड रिएक्टेंट है उसके साथ वो रिएक्ट करके फिर से अपने उसी स्टेट में फिर से दोबारा वापस आ जाता है। जैसे यहाँ पे नीचे दिखाया गया कि A+X फर्स्ट रिएक्टेंट A हो गया हमारा, सेकेंड B है, तो AX के साथ मिलके यहाँ पे इन्होंने इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन की। अब जो AX इंटरमीडिएट है वो सेकेंड रिएक्टेंट के साथ मिलके प्रोडक्ट बना देगा और कैटालिस्ट दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। अब सेकेंड कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या है इसकी, जो प्लेटिनम है उसको एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाता है ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 SO3 इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसी कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लेटिनम को भी एज ए कैटालिस्ट यूज किया जाता है। एंड प्लेटिनम को ही ओस्टवाल प्रोसेस में NH3 से NO में एंड HNO3 में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है। ये सारी इनकी कैटालिटिक प्रॉपर्टीज है। जैसे Fe को यूज किया जाता है एज ए कैटालिस्ट इन मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाय हीबर प्रोसेस। एंड फाइनली डिवाइडेड निकल एंड पैलेडियम को भी हाइड्रोजिनेशन में यूज किया जाता है। और जो कैटालिस्ट है इंटरमीडिएट की तरह भी वर्क करता है, और कैटालिस्ट को एज ए एड्जॉर्प्शन थ्योरी के बेसिस पे भी वर्क किया जाता है। जैसे A+B दोनों रिएक्टेंट है एंड S यहाँ पे कैटालिस्ट है, ठीक है, तो सरफेस पे क्या हो जाएंगे, एड्जॉर्ब हो जाएंगे और इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन करेंगे, और उससे वो AB प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करके S बार फिर से रीजनरेट हो जाएगा। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड पार्ट में यहाँ पे VOCl2 की प्रॉपर्टीज पूछी गई है। यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर भी बता रखा है, अगर स्ट्रक्चर आ जाए तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर इसका बनाना है, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑक्सो वेनेडियम क्लोराइड। VOCl2 इज ब्राइट ग्रीन डेलिगेसेंट सब्सटेंस soluble in water. Solution of VOCl2 is readily obtained by heating V2O5 in the aqueous solution of HCl with ethanol. It is pentacoordinate V1 2 3 4 4 क्लोरीन के साथ अटैच है एंड 1 ऑक्सीजन के साथ, तो इसीलिए इसको पेंटा कोऑर्डिनेट बोला गया है। द VO बॉन्ड इज शोन, तो VO बॉन्ड क्या है हमारा, डबल बॉन्ड है। अब देखो थर्ड पार्ट में पूछा गया है CuCl2 का यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये हमारा CuCl2 का स्ट्रक्चर है, जिसमें Cu के साथ में दो तो सिंगल बॉन्ड होते हैं और दो जो क्लोरीन होते हैं वो अपने लोन पेयर को डोनेट करके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर कॉन्फ़िगरेशन के साथ हमारा स्ट्रक्चर है Cu2 पॉजिटिव के साथ। हम देखो फर्स्ट सेक्शन का थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, इसमें दो पार्ट में 3 मार्क्स में पूछा गया। फर्स्ट में है स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ TiO2 एंड सेकेंड में है व्हाई ट्रांजिशन मेटल्स आर लेस रिएक्टिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो TiO2 का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे इन्होंने बताया कि 3 मॉडिफिकेशन के अंदर इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, रूटाइल, एनाटेज एंड ब्रोकाइट। यहाँ पे रूटाइल की स्ट्रक्चर दिखाई रखी है। इसके अंदर जो Ti4 पॉजिटिव आयन होता है वो ऑक्टाहेड्रली अरेंज होता है, मीन्स एक Ti के चारों तरफ 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए होते हैं, ठीक, एंड 1 ऑक्सीजन के चारों तरफ 3 Ti4 पॉजिटिव के मॉलिक्यूल्स अटैच होते हैं। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, लेकिन ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के कारण ये डिस्टोर्टेड स्ट्रक्चर हो जाता है, तो इसीलिए इसको डिस्टोर्टेड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस भी बोला गया है। अब देखो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव क्यों होते हैं एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स लो रिएक्टिव क्यों होते हैं। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स लार्ज आयंस की फॉर्मेशन करते हैं एंड उनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन मेटल्स। एंड जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है ट्रांजिशन मेटल की आर फेयरली हाई होती है एज द साइज ऑफ द एटम स्मॉल। जितना एटम का साइज स्मॉल होगा उनकी आयनाइजेशन एनर्जी
हाई होती चली जाती है। एंड जो उनकी हीट ऑफ सब्लिमेशन है वो भी हाई होती है, क्योंकि जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो उनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग की भी प्रॉपर्टी पाई जाती है। मेटल आयंस डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इजीली हाइड्रोलिसिस नहीं होते उनमें, और जो भी उनके अंदर प्रॉपर्टीज होती हैं तो उनकी जो रिएक्शंस होती है वो रिटार्ड होने की टेंडेंसी हो जाती है उनके अंदर। इसीलिए जो ट्रांजिशन मेटल्स है वो लो रिएक्टिव होते हैं एंड एस ब्लॉक एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट सेक्शन में हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करे हैं। अब देखते हैं फोर्थ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बी सेक्शन में है। Complexes of first transition series are mainly high spin, while those of second and third transition series are of low spin. Explain. And second part में पूछा गया describe the main difference between second and third transition series. तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो 3D एंड 4D के साथ में जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है एंड सेकेंड एंड थर्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है। ऐसा क्यों होता है? तो जो 4D एंड 5D सीरीज होती है इनके अंदर क्या होता है, स्पेस ज़्यादा होता है। तो स्पेस ज़्यादा होने के कारण इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होती है वो बहुत ही कम हो जाते हैं, इसीलिए इनके अंदर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है। एंड सेकेंड रीज़न क्या है कि जो गिवन सेट ऑफ एटम्स होता है वो 4D एंड 5 में हाइयर स्प्लिटिंग लार्जर स्प्लिटिंग की फॉर्मेशन करता है देन 3D ऑर्बिटल्स। और इन्हीं दोनों फैक्टर्स के कारण जो 4D और 5D सीरीज होती है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की एंड 3D सीरीज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि 3D के अंदर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज़्यादा हो जाती है क्योंकि उसके अंदर साइज कम होता है। अब देखते हैं हम सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आयनिक रेडियस जो होती है अलोंग द ग्रुप, तो अलोंग द ग्रुप अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयनिक रेडियस की ऑटोमेटिकली इंक्रीज होता है क्योंकि उसके अंदर सेल इंक्रीज हो जाती है। लेकिन जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज होती है इनके अंदर इतना ज़्यादा इंक्रीमेंट नहीं होता, नियरली सेम ही आयनिक रेडियाई पाई जाती है, क्योंकि जो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका जो एटॉमिक रेडियाई होती है वो डिक्रीज हो जाती है और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वेरी स्मॉलर डिफरेंस इनके अंदर देखा जाता है। सेकेंड है हमारी आयनाइजेशन एनर्जी। तो हमारे जो 5D एलिमेंट्स होता है उनके अंदर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है 4D एलिमेंट से। तो 5D के अंदर जेड इफेक्टिव भी ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि जो पुअर शिल्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन ड्यू टू लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। एंड इसी के बेसिस पे लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेसिस पे ही हम रिएक्टिविटी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि जो 5D एलिमेंट्स हैं उनकी रिएक्टिविटी कम होती है ड्यू टू द क्लोजनेस ऑफ ns इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस बिकॉज ऑफ पुअर शिल्डिंग, क्योंकि इनका साइज भी हमारा कम हो गया था लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई हो गई थी और रिएक्टिविटी भी कम हो गई थी। ठीक है, तो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बेस पे हम तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उसके फर्स्ट पार्ट में पूछा गया व्हाई द साल्ट्स ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी वाइट। तो मैंने जब बताया था आपको कि जो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो हमारे कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, उसी टाइम पे मैंने बताया था कि इसकी एक्सेप्शन होती है कि जिंक, कैडमियम एंड मरकरी होती है वो कलरलेस आयंस की फॉर्मेशन करते हैं, इसीलिए इनके जो साल्ट होते हैं वो भी वाइट होते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो डी सब शेल होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड होती है। अब सेकंड में पूछा गया व्हाट आर प्लेटिनम मेटल्स। प्लेटिनम मेटल्स कौन से हैं। थर्ड में व्हाई डू जर्कोनियम एंड होफनियम हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो हमारे प्लेटिनम मेटल्स कौन थे, 8th, 9th और 10th ग्रुप के जो 2 ट्रायड हैं हमारे उनको हम प्लेटिनम मेटल्स बोलते हैं, Ru, RH, Pd, ओस्मियम, रेडियम एंड प्लेटिनम। ओके, तो आप इनका नाम भी लिख देना, रुथेनियम, ओस्मियम, रोडियम, इरेडियम, पैलेडियम एंड प्लेटिनम आर नोन एज प्लेटिनम मेटल्स बिकॉज दीज एलिमेंट्स आर ऑलवेज फाइंड इन प्लेटिनम ओर्स। प्लेटिनम के जो ओर्स होते हैं उनके अंदर ये हमेशा पाए जाते हैं। अब प्लेटिनम मेटल्स को भी 2 के अंदर डिवाइड किया गया है, लाइट प्लेटिनम मेटल्स एंड हैवी प्लेटिनम मेटल्स, जिसमें से Ru, RH एंड Pd क्या है,
लाइट प्लेटिनम मेटल्स, एंड OS AR एंड PT क्या है, हाई हैवी प्लेटिनम मेटल्स। तो इसके सी पार्ट में पूछा गया कि जो जिरकोनियम और होफ्नियम होता है उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो ऑलमोस्ट सिमिलर क्यों होती है। तो यहाँ पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इनका जो साइज होता है वो नियरली सेम हो जाता है। जिरकोनियम का 160 pm है एंड होफ्नियम का 159 pm है, तो इसीलिए इनका साइज क्या है, नियरली सेम हो गया, और इस साइज की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी नियरली आइडेंटिकल हो गई है। इस क्वेश्चन के अलावा आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे पूछी जा सकती है ट्रांजिशन मेटल्स की, तो आप ट्रांजिशन मेटल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे से याद कर लेना। सेकंड पार्ट में वही पूछा गया जो मैंने क्वेश्चन आपको पहले ही करवा दिया कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हमारी हाई स्पिन होती है एंड सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करती है। अब हम देखते हैं सी सेक्शन में। तो सी सेक्शन का फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसमें पूछा गया, यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डिस्क्राइब द ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ। आपको किसी भी कंपाउंड्स की ज्योमेट्री एंड मैग्नेटिक कैरेक्टर पूछा जा सकता है पीवीटी के बेस पे। तो यहाँ पे COF6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स एंड FeCN6 3 नेगेटिव कॉम्प्लेक्स की पूछी गई है। इसके साथ यहाँ पे बी पार्ट में पूछा गया इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हाउ इट इज कैलकुलेटेड। तो सबसे पहले तो जो यहाँ पे F नेगेटिव फ्लोरीन है हमारा, ये क्या है, वीक फील्ड एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पे जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं 3D, इनकी पेयरिंग नहीं होगी, ये अनपेयर्ड ही रहेंगे। लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड की जो यहाँ पे फॉर्मेशन होगी तो किस में होगी, 4s 4p एंड 4d के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन प्रोड्यूस होगी एंड जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, उसका ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी एंड जो उसका आयन होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि जो CO है वो 3 पॉजिटिव है, ठीक है, CO 3 पॉजिटिव है, तो यहाँ पे इसके अंदर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं साथ में, इसीलिए पैरामैग्नेटिक आयन की फॉर्मेशन होगी। एंड यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। अब देखो FeCN6 नेगेटिव, तो जो CN नेगेटिव है वो क्या है, CN नेगेटिव यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो इसीलिए जो 3D के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है Fe3 पॉजिटिव में उनकी क्या हो जाएगी, पेयरिंग। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन्स है, इनमें से 2 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, फुली फिल्ड हो जाएंगे और एक यहाँ पे अनपेयर हो जाएगा, ठीक है। तो अनपेयरिंग की वजह से यहाँ पे भी पैरामैग्नेटिक आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी, लेकिन जो ऑर्बिटल्स यहाँ पे 2 एम्प्टी हो गई, तो इसी की वजह से जो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन हो वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन, वो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने CN नेगेटिव स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने के कारण उसने इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करवा दी एंड 2 ऑर्बिटल्स को यहाँ पे खाली भी करवा दिया, तो इसकी वजह से लो स्पिन कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होगी। एंड हाइब्रिडाइजेशन क्या है, D2sp3 एंड जो कॉम्प्लेक्स है वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है उसकी। एंड कोऑर्डिनेशन COF6 नेगेटिव में भी 6 है एंड यहाँ पे भी इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। नेक्स्ट पार्ट भी यहाँ पे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा गया। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या होता है, किसी भी मेटल आयन के अंदर तब तक वो लोन पेयर्स को अकोमोडेट कर सकता है जब तक उसी पीरियड के अंदर जो नेक्स्ट इनर्ट गैस होती है उसके सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं पोजेस कर लेता। तो अब देखो हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। तो यहाँ पे 3 कॉम्प्लेक्स लिए गए हैं, CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव, PtCl6 2 नेगेटिव, NiNH3 6 2 पॉजिटिव। तो फर्स्ट वाले में जो क्रोमियम 3 पॉजिटिव मेटल स्टेट में है तो उसके अंदर एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 24 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन्स का इसने लॉस कर दिया, तो यहाँ पे इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 21। और जो इसने NH3 6 से 6 लोन पेयर लिए हैं तो इलेक्ट्रॉन्स इसके पास कितने आ गए, टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स आ गई। तो टोटल इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना हो गया, 33। लेकिन जो नेक्स्ट इसी के पीरियड में इनर्ट गैस होती है उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 36। तो इसके अकॉर्डिंग ये इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल को फॉलो नहीं करता। अब देखो सेकंड वाले में PtCl6 2 नेगेटिव है, Pt 4 पॉजिटिव आयन है, 4 इलेक्ट्रॉन्स का इसने लॉस किया है, तो एटॉमिक नंबर इसका 78 होता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने टोटल यहाँ पे 74 एंड 6 इसने लोन पेयर्स को
6 लोन पेयर्स को Cl6 नेगेटिव से इसने लिया, तो टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ गए, तो टोटल मिला के इसकी जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर होगी 86 होगी, जो कि रेडोन का एटॉमिक नंबर होता है। तो ये EN रूल को फॉलो करता है। ऐसे ही NiNH3 होल 6 2 पॉजिटिव है, इसके अंदर 2 पॉजिटिव आयन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर लिया और 12 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इसने गेन किए हैं। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर यहाँ पे 38 होता है। लेकिन जो इसी के पीरियड में नेक्स्ट नोबल गैस होती है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 36 होता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड EN रूल को फॉलो नहीं करता है, जबकि सेकंड वाला EN रूल को फॉलो करता है। हम देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट आर चिलेट्स, गिव एग्जांपल्स, एंड इसके सेकंड पार्ट में लिंकेज एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म को विद एग्जांपल पूछा गया। तो सबसे पहले तो हमारे चिलेट क्या होते हैं, एक रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के अंदर फॉर्मेशन होती है रिंग की। तो अगर किसी एक लिगेंड के पास में एक से ज़्यादा डोनर एटम होंगे तो वहाँ पे रिंग की फॉर्मेशन हो जाएंगे, और इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, चिलेशन। और जो लिगेंड होगा उसको क्या बोलेंगे, चिलेटिंग एजेंट। तो यहाँ पे इथाइलिन डायमीन का एग्जाम्पल लिया गया है Cu2 पॉजिटिव के साथ में। तो यहाँ पे जो ये क्या है, ये वाला नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है एंड इस वाले के पास भी एक लोन पेयर, तो दोनों क्या होंगे, अपने अपने लोन पेयर को डोनेट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। ऐसे ही उस साइड भी एक रिंग की फॉर्मेशन हो गई, ठीक है। तो इसी कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, चिलेट। एंड सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाया गया है कि डाईमिथाइल ग्लाइऑक्साइम है, वो निकल के साथ में चिलेट की फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे भी क्या है, देखो एक नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगी, सेकेंड वाला भी नाइट्रोजन अपने लोन पेयर को डोनेट कर देगी, और ऐसे ही इस साइड से भी। तो यहाँ पे क्या होगी, 2 रिंग की फॉर्मेशन हो जाएगी। और इसके अलावा जो ये वाली हाइड्रोजन है इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी, और ये वाली जो ऑक्सीजन है इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगी। देखो यहाँ पे तो ये दो क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, और ये दोनों क्या कर रही हैं, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रखा है एंड 2 नाइट्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 रिंग्स की फॉर्मेशन हो गई है। तो इन्हीं को क्या बोलते हैं हम, चिलेट। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया लिंकेज एंड आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होती है, जब किसी भी एक लिगेंड के अंदर, जैसे NO2 नेगेटिव लिगेंड है, इसके अंदर नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी दोनों के पास क्या है, लोन पेयर्स हैं, तो दोनों डोनेट कर सकते हैं। लेकिन एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा, ये नहीं कि एक टाइम पे दोनों ही डोनेट कर देंगे। जैसे कि R के साथ में ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकता है एंड R के साथ में नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है, लेकिन ये नहीं R के साथ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों एक ही टाइम पे डोनेट कर देंगे। अब इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन ने डोनेट कर रखा और यहाँ पे नाइट्रोजन ने डोनेट कर रखा है। तो इसी की वजह से यहाँ पे नाइट्रो लिगेंड हो गया और यहाँ पे नाइट्राइटो लिगेंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, नाइट्राइट ने डोनेट कर रखा है, इसलिए यहाँ पे नाइट्राइटो लिगेंड है। इसका कलर क्या है, रेड, एंड इसका कलर क्या है, येलो। तो एक टाइम पे सिर्फ एक ही एटम क्या करेगा, डोनेट करेगा। ये नहीं कि एक टाइम पे दोनों डोनेट कर देंगे, लेकिन दोनों के पास डोनेट करने की प्रॉपर्टी पॉसिबल है। इन्हीं लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब इसी के साथ यहाँ पे आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी पूछा गया है। तो आयनाइजेशन के नाम से ही पता चल जाता है कि जो आयंस के अंदर एक्सचेंज हो जाए उसी से आइसोमेरिज्म की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे इन्होंने रखा है CONH3 होल 5 Br SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पे Br नेगेटिव भी आयन है, SO4 नेगेटिव भी आयन है, इनका एक्सचेंज हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे दूसरा कंपाउंड क्या है, CONH3 5 SO4 नेगेटिव, जिसमें से ब्रोमीन क्या है, बाहर की साइड ब्रोमीन का आयन है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, सल्फेट का आयन है। तो सल्फेट का आयन होने के कारण यहाँ पे क्या है, सल्फेट का टेस्ट देगा, जिससे कि पता चल जाएगा इस आयन के अंदर सल्फेट प्रेजेंट है। लेकिन ये वाला कंपाउंड हमारा सल्फेट का टेस्ट नहीं देगा, क्योंकि जो SO4 नेगेटिव है वो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे ब्रोमीन का टेस्ट पॉजिटिव देगा और ये वाला कंपाउंड यहाँ पे सल्फेट का टेस्ट पॉजिटिव देगा। कंपाउंड वही है, लेकिन इसमें आयंस का क्या हो गया, एक्सचेंज हो गया है, इसी के कारण इसको आयनाइजेशन
आइसोमेरिज्म बोलते हैं। और ये इसके फर्दर मोर एग्जांपल्स यहाँ पे इन्होंने दे रखे हैं, तो आप किसी भी एग्जांपल्स को एक या दो को अच्छे से याद कर लेना इसमें से। चिलेट्स वाले क्वेश्चन में उसके साथ में फैक्टर्स अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट्स भी कई बार पूछा जाता है, तो उस वाले क्वेश्चन को भी आप अच्छे से कर लेना। तो इसमें क्या होता है कि हेट्रोसाइक्लिक रिंग की फॉर्मेशन जरूरी होती है, क्योंकि अगर हेट्रोसाइक्लिक रिंग होगी और जो नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ चिलेट रिंग्स होगी उतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी होगी, और जितने ज़्यादा मेंबर की रिंग होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे कि 5 मेंबर की रिंग होगी और 6 मेंबर की रिंग होगी, तो 6 मेंबर की रिंग वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। मेटल आयन शुड ऑल्सो पोसेस ए शूटेबल साइज, उसका साइज भी शूटेबल होना चाहिए। अगर ज़्यादा बल्कि ग्रुप हो जाएगा तो जो डोनर एटम बल्कि ग्रुप होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है, और इसी को हम बोलते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टेबिलिटी ऑफ चिलेट आल्सो डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ एटम्स इन द ईच रिंग। ये मैंने बता दिया कि 5 या 6 मेंबर की रिंग होगी तो स्टेबिलिटी 6 वाले की ज़्यादा हो जाएगी। Stability of metal chelates also depend upon the total number of chelate rings in the complex and the number of atoms in each ring. इसके अलावा एक और क्वेश्चन है जिसमें लिंकेज आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एंड कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म पूछा गया। तो लिंकेज वाला मैंने आपको बता दिया कि उसके अंदर एक ग्रुप होता है, लेकिन एक ग्रुप में एक से ज़्यादा एटम के पास डोनेट करने की प्रॉपर्टी होती है, और एक टाइम पे एक ही एटम डोनेट कर सकता है। तो अब हम देखते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म कौन सा होता है। तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, तो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म के अंदर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयंस के साथ में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस के कारण इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोला गया। जैसे यहाँ पे Cl3 3 क्लोरीन के आयंस प्रेजेंट हैं और 6 H2O के मॉलिक्यूल्स जो हैं कोऑर्डिनेट फॉर्म में क्रोमियम के साथ में प्रेजेंट है। लेकिन नेक्स्ट वाले में क्या है, एक जो क्लोरीन का मॉलिक्यूल वो अंदर आ गया है एंड एक H2O का बाहर निकल गया है, आयन की फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट हो गया है। और नेक्स्ट वाले में 2 ऑक्सीजन के 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गए हैं और एक क्लोरीन का जो आयन है वो आयन फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसी को क्या बोलते हैं, हाइड्रेट आइसोमर्स, क्योंकि इसका वर्ड कलर है, इसका ब्लूइश ग्रीन एंड डार्क ग्रीन है। तो हाइड्रेट आइसोमर्स में वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में आयंस का एक्सचेंज होता है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या था, 2 आयंस के बीच में ही एक्सचेंज हो रहा था, लेकिन यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में कोई भी आयन एक्सचेंज हो सकता है। हम देखो कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है। कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं वो दोनों ही क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पे CONH3 होल 6 ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है, एंड CrCN6 ये भी क्या है, कॉम्प्लेक्स है। तो इसके अंदर जो ये लिगेंड्स हैं अगर आपस में एक्सचेंज हो जाएंगे, जैसे CONH3 होल 6 है, CN6 को यहाँ पे आ जाएगा और NH3 को यहाँ पे भेज देगा, CrNH3 होल 6 हो जाएगा एंड COCN6 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म की फॉर्मेशन कर लेंगे। नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे पूछा गया कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जो दोनों कंपाउंड होते हैं उनके अंदर ऑप्टिकल एक्टिविटी प्रेजेंट होनी चाहिए, और जो एक कंपाउंड होता है वो दूसरे की मिरर इमेज होना चाहिए। इन्हीं कंपाउंड्स को हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की कैटेगरी में रख सकते हैं। और जो ऑप्टिकल की दोनों फॉर्म्स होते हैं उसमें से एक डी फॉर्म होगी तो एक एल फॉर्म होगी। तो डी फॉर्म क्या होती है, डेक्स्ट्रो फॉर्म होती है, एल फॉर लीवो फॉर्म होती है। तो यहाँ पे इन्होंने 2 एग्जाम्पल के समझा रखा है कि MAA3 मतलब 3 क्या है, लिगेंड्स हैं जो कि 2 साइड से डोनेट कर रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर डोनेटिंग एटम 2 ए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज भी फॉर्म कर रहे हैं एंड ऑप्टिकली एक्टिव भी है। एंड सेकंड जो एग्जांपल ले रखा है MAA एंड B2X2। अब हम देखते हैं डी सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। तो यहाँ पे विद एग्जांपल पूछा गया है प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट्स, आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सॉल्वेंट्स। तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स हमारे कौन से होते हैं, जिनसे हमें हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन आयन हमें उस सॉल्वेंट से
ऑब्टेन हो, जैसे कि H2O है तो H2O जब आयंस में टूटेगा तो 2H पॉजिटिव एंड O2 नेगेटिव में टूटेगा। ऐसे ही NH3 है N3 पॉजिटिव एंड N3 नेगेटिव एंड 3H पॉजिटिव। ऐसे ही HF H पॉजिटिव एंड F नेगेटिव। ऐसे ही H2S 2H पॉजिटिव एंड S2 नेगेटिव के अंदर ये इनकी ब्रेकडाउन होगी, तो इनसे हमें H पॉजिटिव आयंस की डेराइव होगी। ठीक है, तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रोटिक सोलवेंट्स। नॉन प्रोटिक या ए प्रोटिक सोलवेंट्स कौन से होते हैं, जिनसे हमें प्रोटोन की ऑब्टेन नहीं होती, जैसे कि CCl4 है, इसमें अंदर H नहीं है। C6H6 है, लेकिन इससे हमें H पॉजिटिव नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्या है, बेंजीन है और रिंग फॉर्मेशन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऐसे ही आयनाइजिंग एंड नॉन आयनाइजिंग सोलवेंट्स होते हैं। तो आयनाइजिंग सोलवेंट्स कौन थे, जो ऑटो आयनाइजेशन उनके अंदर होती है, जैसे H2 होता है, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूट जाता है, या फिर H3O पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूट जाता है। ऐसे ही NH3 है, NH4 नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव के अंदर टूट जाएगा। ऐसे ही HF है, 2H F पॉजिटिव एंड F नेगेटिव में टूट जाएगा। ठीक है, लेकिन जो नॉन आयनाइजिंग सोलवेंट्स होते हैं वो उनके अंदर आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती, जैसे कि C6H6 एंड CCl4 होता है। ये ऐसे टिपिकल सोलवेंट है जिनके अंदर आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती है, डू नॉट आयनाइजिंग। अब इसके बी पार्ट में पूछा गया है कि डिस्क्राइब द एसिड बेस रिएक्शन इन लिक्विड अमोनिया। तो अमोनिया क्या है, सब्सटेंस। तो अमोनिया यहाँ पे ऑटो आयनाइजेशन भी कर देता है, NH4 पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव आयंस के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने यही बता रखा है कि NH4 आयंस की प्रेजेंस होती है किसमें, अमोनो एसिड में, NH4 NO3 में। एंड अमोनो बेस में क्या होता है, इसमें NH2 नेगेटिव आयंस की प्रेजेंस होती है। यहाँ पे जो अमोनिया होती है NH4 पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव में ही टूटा था, तो NH4 नेगेटिव आयंस कहाँ पे प्रेजेंट है, अमोनो एसिड में। एंड अमोनो बेस में क्या प्रेजेंट होगा, NH2 नेगेटिव आयन। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी, NH4NO3 क्या है, अमोनो एसिड है, इसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है, NH4 पॉजिटिव आयन प्रेजेंट है। तो जो NH4 नेगेटिव आयन है वो किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ में। बेस यहाँ पे लिया गया है KNH2। लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में KNO3 प्लस 2NH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी। या फिर NH4 पॉजिटिव एंड NH2 नेगेटिव लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में 2NH3 की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दो पार्ट में पूछा गया, डिस्क्राइब ब्रीफली द केमिस्ट्री ऑफ लिक्विड SO2 एज ए सोलवेंट। एंड सेकंड पार्ट में व्हाई लिक्विड अमोनिया इज कंसीडर्ड एज बेटर सोलवेंट देन वाटर। तो SO2 क्या होती है, रूम टेम्परेचर पे एज ए गैस होती है, लेकिन नॉन एक्वस सोलवेंट में इसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका जो लो कॉस्ट होता है एंड इजी टू हैंडल होता है, एंड इसकी अनप्लीजेंट स्मेल होती है, हार्मफुल फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है। तो इसको बहुत ही ध्यान से हमें यूज़ करना चाहिए। इट इज़ आल्सो ए वेरी गुड नॉन प्रोटोनिक सोलवेंट एंड फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो इसकी जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वैल्यू क्या है इसकी, 15.6 एट 273 केल्विन ऑफ लिक्विड SO2 विच इज मच लोअर देन वाटर, जो कि वाटर से भी इसकी वैल्यू कम होती है। और इसी एबिलिटी के कारण ये बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसोल्व करने की एबिलिटी रखती है। और इसी प्रॉपर्टी के बेस पे हम इसको क्या बोल सकते हैं कि जो SO2 है वो बेटर सोलवेंट देन वाटर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हमें ये भी आंसर दे सकते हैं कि SO2 एज ए सोलवेंट पूछा गया है कि SO2 वाटर से बेटर सोलवेंट कैसा है। सेकंड में पूछा गया है लिक्विड अमोनिया वाटर से बेटर सोलवेंट क्यों है। तो इसकी रिएक्शंस देखो, एसिड बेस रिएक्शंस होती है, H2O की क्या होती है, H3O पॉजिटिव एंड H2O नेगेटिव के अंदर इसकी जो आयंस क्या होती हैं, ब्रेक हो जाती हैं। तो SO2 में क्या होता है, SO2 पॉजिटिव एंड SO3 2 नेगेटिव आयंस के अंदर इसके आयंस की ब्रेक डाउन हो जाती है। नेक्स्ट रिएक्शन यहाँ पे सोल्वरेटिक रिएक्शन ली गई है, जो कि SO2 में तो ज़्यादा कॉमन होती है लेकिन लिक्विड NH3 में इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं होती है। इसमें यहाँ पे अमोनियम एसिटेट के साथ 2SO2 को लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्टर की क्या हो जाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO3 प्लस CH3CO होल ट्वाइस SO की फॉर्मेशन हो जाएगी, जो कि फर्दर क्या करेगा,
इक्विलिब्रियम की फॉर्मेशन करेगा और SO2 गिव कर देगा एंड CH3CO2 होल ट्वाइस ऑक्सीजन के साथ में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर देगा। और सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे वाटर में भी दिखाई गई है इन्होंने कि वाटर में भी ऐसी रिएक्शन पॉसिबल होती है। इसके अलावा जो थर्ड रिएक्शन दे रखी है प्रेसिपिटेट रिएक्शन दे रखी है कि जो लिक्विड अमोनिया लिक्विड सल्फर डाइऑक्साइड होती है उसके अंदर अ लार्ज नंबर ऑफ प्रेसिपिटेट रिएक्शंस को हम इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शंस दिखा रखी है कि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी लिक्विड SO2 का यूज़ किया जाता है। एंड लास्ट वन में यहाँ पे दिखा रखी है कि ऑर्गेनिक रिएक्शंस जिसमें से सल्फोनेशन के लिए भी लिक्विड SO2 को यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का था। तो इन 5 रिएक्शन में आपको 4 रिएक्शन तो अच्छे से करनी पड़ेगी। अब देखो एडवांटेजेस ऑफ लिक्विड अमोनिया ओवर वाटर। लिक्विड अमोनिया को वाटर से ज़्यादा अच्छा सोलवेंट क्यों माना जाता है? इट कैन बी यूज एज ए सोलवेंट फॉर एल्कली मेटल एंड एल्कलीन अर्थ मेटल। दोनों के लिए लिक्विड अमोनिया को एज ए सोलवेंट यूज किया जाता है, लेकिन वाटर को नहीं कर सकते हम। सेकेंड पॉइंट पे यहाँ पे बताया गया है कि जो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होते कांट बी यूज्ड इन वाटर, क्योंकि वो क्या करते हैं लिबरेट करते हैं वाटर से हाइड्रोजन गैस को, ठीक है। लेकिन लिक्विड अमोनिया में इसको हम इजीली यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एल्कली मेटल्स हो गए उनको हम लिक्विड अमोनिया में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड अमोनिया कौन सी आयंस में टूटती है? NH4 पॉजिटिव आयंस में टूटती है और अमोनिया हाइड्रोजन गैस का रिलीज नहीं करती है। एंड लिक्विड अमोनिया के पास सोल्वोलिसिस रिएक्शंस की भी वाटर से कम टेंडेंसी होती है। लिक्विड अमोनिया एक्ट एज गुड सोलवेंट फॉर ऑर्गेनिक compounds such as amines, phenols and carboxylic acid which can form hydrogen bond with ammonia. The compound which are unstable in water, जो compound water के अंदर unstable होते हैं उनको भी हम liquid ammonia में easily use कर सकते हैं because of its low degree of ionization. नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बता दो प्रॉपर्टीज ऑफ SO2 लिक्विड SO2 जो कि इसको यूजफुल सोलवेंट बनाती है, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है? तो पिछले क्वेश्चन में बताया था मैंने कि जो लिक्विड SO2 होता है वो वाटर से बेटर सोलवेंट होता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है? रिलेटिवली लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इसका एंड लो मेल्टिंग पॉइंट भी होता है। लिक्विड SO2 इज ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लाइक वाटर एंड ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक सोलवेंट्स है उसको हम लिक्विड SO2 में इजीली डिसोल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए हम सल्फोनेशन, ब्रोमिनेशन, फिटिल क्राफ्ट रिएक्शन इन सभी के अंदर लिक्विड SO2 का यूज़ करते हैं। इसीलिए लिक्विड SO2 क्या है? यूजफुल सोलवेंट एंड वाटर है। तो नेक्स्ट पार्ट में पूछा गया प्रोटिक सोलवेंट कौन से होते हैं? तो प्रोटिक सोलवेंट मैंने बता दिया जो प्रोटोन ड्राइव करें जिस सोलवेंट से हम, जैसे कि H2O, H2S हो गया, तो जिससे हमें प्रोटोन मिलेगा उसको हम प्रोटिक सोलवेंट बोलेंगे। एम्फीप्रोटिक सोलवेंट कौन से होंगे? एम्फीप्रोटिक सोलवेंट वो होंगे जिनकी फॉर्मूला के अंदर हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा और उस हाइड्रोजन आयन को वो इजीली डोनेट भी कर सकते हैं एंड एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो वो प्रोटॉन डोनर का भी काम करेंगे एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर का भी काम करेंगे, इसीलिए इनको एम्फीप्रोटिक सोलवेंट बोला गया है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट में यहाँ पे पूछा गया कि जो लिक्विड SO2 होता है वो एक्ट एज ए लेविस एसिड एंड लेविस बेस। तो SO2 एज ए लेविस एसिड क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर जो सल्फर के अंदर डी सबशेल होती है वो एम्प्टी होती है, तो इजीली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या फिर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इजीली अकोमोडेट कर सकती है डी सबशेल के अंदर। एंड एज ए बेस क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि इसके अंदर लोन पेयर भी होती है और उन लोन पेयर को इजीली डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकती है, इसीलिए इसको लेविस एसिड की तरह भी और लेविस बेस की तरह भी यूज किया जाता है। डी सेक्शन में मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में भी बताया था कि कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस का यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस का क्वेश्चन आप अच्छे से याद कर लेना, इसमें किसी भी रिएक्शंस को पूछ सकते हैं। ज़्यादातर लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2 की ही रिएक्शंस यहाँ पे पूछी जाती है, जैसे फर्स्ट में लिक्विड अमोनिया की, सेकंड में लिक्विड SO2 की है और थर्ड में भी SO2 लिक्विड की ही है। तो जितने भी लिक्विड अमोनिया और लिक्विड SO2 की यहाँ पे रिएक्शंस उनको एक बार अच्छे से देख लेना। सेकेंड पार्ट में इसका पूछा गया है कि एक्सप्लेन वाई द सोल्युबिलिटी ऑफ I2 इन SO2 इंक्रीजेज बाय एडिशन ऑफ Ki इन इट।
तो इसका रीज़न यहाँ पे बताया गया है कि जो I2 अगर हम SO2 के अंदर ऐड करेंगे तो उसके एडिशन से अगर हम Ki भी साथ में ऐड कर देते हैं तो I3 नेगेटिव आयन की फॉर्मेशन हो जाती है और इसी के कारण इसकी जो सोल्युबिलिटी वो भी इंक्रीज हो जाती है। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ लिक्विड NH3 इंक्रीजेज ऑन एडिशन ऑफ NH4Cl। तो अगर हम NH4Cl को ऐड करेंगे तो जो कंसंट्रेशन ऑफ NH4 नेगेटिव आयंस है वो लिक्विड NH3 में उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होने से इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ऐसे ही अगर यहाँ पे Ki को ऐड करेंगे तो यहाँ पे भी इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी क्योंकि यहाँ पे भी I3 नेगेटिव आयंस की फॉर्मेशन हुई है। उस वाले क्वेश्चन के अलावा कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन का क्वेश्चन यहाँ पे भी आया हुआ है, तो इस वाले क्वेश्चंस को अभी आप देख लेना, इनके आंसर्स नीचे दिए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।